Let's start with our new chapter, chapter number 5, I am and up and down and round and round. Basically this chapter is all about circles, जो हमने previous classes में क्लास 10 में भी चैप्टर पढ़ा है circles, ये उससे रिलेटेड है. तो ये क्लास 10 का टॉपिक इस बार इंक्लूड हुआ है क्लास 9th की न्यू बुक गणित मंजरा में. तो इंट्रोडक्शन से समझेंगे. सर्कल फिगर के साथ वी आर ऑलरेडी नोन. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इज पार्ट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल के क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. तो ध्यान से देखेंगे. So this is a circle. So this is the middle point of the circle or known as center of the circle, जिसे मैंने O से डिनोट किया है. Then center of the circle को अगर circumference, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? This is known as circumference. Boundary of the circle is known as circumference. और इसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं. अब अगर मैंने सेंटर को सर्कमफ्रेंस के कहीं भी एक पॉइंट लिया, पूरे सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसे सेंटर से ज्वाइन कर दें, देन दिस लाइन इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल. इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस, अगेन रेडियस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. और अगर हम सर्कल पे ही किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें सर्कमफ्रेंस पे, फॉर एग्जाम्पल सी और डी, 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया सर्कमफ्रेंस के. नाउ दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. नाउ दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल. इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल. दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क. ये स्मॉलर इन लेंथ है तो माइनर आर्क, और इतने पोर्शन को कहेंगे मेजर आर्क. नाउ द एरिया बिटवीन द स्पेस बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, ये आर्क और कॉर्ड के बीच की जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. दिस इज नोन एज सेगमेंट. इस पूरी स्पेस को, कॉर्ड और आर्क के बीच की जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट. नाउ अब ये कॉर्ड है, ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. इसी तरह और कॉर्ड हो जाएगी. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो कॉर्ड होगी ए एम, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. इसके बाद फिर डिस्टेंस कम होता जाएगा. ध्यान से देखो, ये अगर सेंटर है, ये कॉर्ड है, फिर अगेन लेंथ इंक्रीज हुई, इंक्रीज मैक्सिमम, देन धीरे धीरे फिर से क्या होती रहेगी? डिक्रीज. यानी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास हो रही है. तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट पासिस थ्रू सेंटर इज नोन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है और लॉन्गेस्ट है. अब अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ टच कर रही है एट अ पॉइंट, इफ अ लाइन टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट, दैट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल. उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स थे सर्कल के जो हमें पता होने चाहिए. हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ये ऑलरेडी रीड किए हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो इन दिस चैप्टर इज कॉन्ग्रेंसी या कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंस किसे बोलते हैं या कॉन्ग्रेंट फिगर्स किन्हें बोलते हैं? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंसी की. 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज. 2 चीज़ें देखनी है हमें, शेप और साइज. 2 फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट तब कहेंगे जब उनकी शेप भी सेम होगी और साइज भी. फॉर एग्जांपल सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या शेप सेम है. यस. अब साइज कैसे चेक करेंगे? साइज का मतलब है लेंथ, कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 3. इफ दिस इज 4 देन दिस शुड ऑल्सो बी 4. इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर दिस शुड बी 5 2. नाउ these are again both have same shape, they both are squares. अब स्क्वायर्स का सेम साइज का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर में क्या डायमेंशन होती है? साइड. तो यहाँ पर अगर हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है इन दिस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए? 4. यहाँ पर 3 या 2 या 5 कुछ नहीं हो सकता. फिर शेप तो सेम हो जाएगी पर साइज नहीं होगा. और अगर शेप सेम होती है, ओनली शेप सेम होती है, तो हम उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर्स. लेकिन शेप के साथ साथ साइज भी सेम होता है तो हम उन फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रेंसी में अलॉन्ग विद शेप द साइज शुड ऑल्सो बी इक्वल, बट सिमिलैरिटी में सिर्फ सिमिलर शेप सिमिलर होनी चाहिए, साइज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है. और नाउ नेक्स्ट इज सर्कल. दोनों सर्कल्स हैं पर दोनों का साइज सेम होने का मतलब है दोनों का रेडियस इक्वल होना. अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होना चाहिए? 2. देन दे विल बी नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर्स. तो सिंपल है, साइज के साथ साथ शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए. साइज से मतलब है डायमेंशंस का. नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्ग्रेंसी. हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? मेनली हम इसमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो मैं कौन सी कॉन्ग्रेंसी यूज़ करूँ. सो वी हैव 5 कॉन्ग्रेंसी है. ध्यान से देखेंगे. एस एस एस, साइड साइड साइड. यानी कि अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड पी क्यू आर, और इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल ए बी अगर किसके इक्वल है? ए बी साइड इज इक्वल्स टू पी क्यू. ए सी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर डबल डैश है तो यहाँ भी डबल डैश है, पी क्यू पी आर. नाउ बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर. नेमिंग भी देखो, मैंने अगर ए बी लिखा है तो इधर से पी क्यू, ए सी तो पी आर, बी सी तो क्यू आर. तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई इन 2 ट्राइंगल की आपस में. तो ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी से इक्वल हो जाएंगे? एस एस एस, ट्रिपल एस. सो वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये 3 कंडीशंस हमें मिल रही हैं. अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रेंसी एस ए एस. यानी कि हमें 2 साइड्स एस ए एस और बीच का एंगल, जो 2 साइड्स हमें इक्वल मिल रही हैं उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए. देखें, अगर हमने एक साइड ली है ए बी, दूसरी साइड इसके इक्वल क्या है? पी क्यू.
देन ली है ए सी एंड पी आर। तो इन्हीं दोनों साइड जो इक्वल ली है इन्हीं के बीच के एंगल, यानी एंगल ए और एंगल पी ही इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरे को बी और क्यू मिल रहे हैं तो यहाँ पर एस ए एस नहीं लग सकती। एस ए एस का मतलब है दोनों इक्वल साइड्स और उन्हीं के बिटवीन का एंगल, उन्हीं इक्वल साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इनके बीच में नहीं आ रहा है। सो हेयर हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ए बी और पी क्यू एक साइड इक्वल मिली, देन ए सी एंड पी आर दूसरी साइड भी इक्वल मिली, और अब इन इक्वल साइड्स के बीच का एंगल ए, इक्वल साइड्स के बीच का एंगल पी, ये भी इक्वल मिल गया। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड। फॉर एग्जांपल ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, और इन्हीं के बिटवीन की साइड्स, यानी जहाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये जो दो एंगल्स लिए हैं वो किस साइड के ऊपर है, वही साइड, यानी कि बी सी शुड बी इक्वल्स टू क्यू आर। तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस से कॉन्ग्रुएंसी। नाउ नेक्स्ट इज एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल और एक साइड। अब यहाँ पर बीच में तो एस नहीं है, बीच में होता तो ए एस से हो जाता, लेकिन एंगल एंगल साइड का मतलब दो एंगल और कोई भी साइड। बी एंगल है क्यू के इक्वल, सिंगल सिंगल, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और कोई भी साइड का मतलब आप ये साइड भी ले सकते थे और ये वाली भी। तो अगर ए सी इक्वल्स टू पी आर है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, क्योंकि दो एंगल और एनी साइड, ये नहीं कहा है कि मैंडेटरी वही एंगल साइड होनी चाहिए जिसके ऊपर एंगल बने हैं, वो किस में है, ए एस सी में, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एच एस, आर का मतलब होता है राइट, यानी 90 डिग्री। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के ऑपोजिट, 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है सामने उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और एस का मतलब एनी साइड, अब वो साइड ये भी हो सकती थी परपेंडिकुलर वाली और बेस वाली भी। तो अगर किसी ट्राइंगल में मुझे 90 एंगल मिल रहे हैं दोनों राइट, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल रहा है, अलॉन्ग विद हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, एंड एनी साइड, चाहे तो बी सी और क्यू आर इक्वल मिल जाए, चाहे ए बी और पी क्यू। In this case, AB is equals to PQ. So these two triangles will be congruent by RHS, right? यानी 90 डिग्री, hypotenuse and side. These three are equal, so they will be congruent by RHS. हालांकि ये congruency हमने previous class में भी read की है, so it is just a revision. Now next property that also we have already read in previous classes, angle sum property of a triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है, जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहती है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और ऑल्सो नोन एज सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने लिखा कि अगर ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से देखेंगे ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, देन मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यानी इक्वल साइज के हैं, तो जो साइड ए बी है वही साइड लेंथ पी क्यू की होगी, ए बी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी विल बी इक्वल्स टू पी आर। ए सी किसके इक्वल होगी, पी आर, यहाँ से भी नेमिंग देख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू पी आर, एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। और क्या क्या बोल सकते हैं कि हमने साइड्स तो बता दी इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो साइड्स इक्वल होंगी, और इनके एंगल्स भी इक्वल बताएंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ए इक्वल्स टू पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये जो हमने इतनी सारी बातें बोली हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सब चीज़ें इक्वल होंगी, एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगी, इसे हम इतना बड़ा लिखने की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बाय सीपीसीटी। जब भी हम ये इक्वालिटी वाला प्रूफ यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में तो हम लिख देते हैं बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो हम जब भी कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ करेंगे तो हम सीपीसीटी से कुछ लेना होगा, तो हम उसके लिए रीजन क्या लिख देंगे, जैसे मैंने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद मैंने लिखा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो ब्रैकेट में डायरेक्ट ओनली लिखना है सीपीसीटी, मतलब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल है, हम ये ऑलरेडी 5th 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टू टाइप्स पर हमने ट्राइंगल्स को डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल अलॉन्ग विद ऑल द थ्री एंगल्स दिस इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल, if three sides are equal the name of triangle is equilateral. If two sides are equal then the name of triangle is isosceles. If all the three sides are different, तीनों डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट लेंथ की हैं, 3 4 5, then this is known as scalene triangle. क्या बोलेंगे इसे, scalene triangle. Now on the basis of angles, angles के बेस पे क्या बोलेंगे, अगर किसी भी ट्राइंगल में all the angles are less than 90 डिग्री, 90 डिग्री से स्मॉलर है, देन द ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर एंगल्स क्या हैं हमारे पास 90 डिग्री से कम है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, सो द ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इफ वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल भी हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया, एक भी 90, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड triangle, then the name of the triangle is right angled triangle. And if one angle is of more than 90 degree, more than 90 and less than 180,
180 से स्मॉलर है बट 90 से ज़्यादा है कोई भी एक एंगल, तो हमें ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा, देन द ट्राइंगल नेम विल बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। 180 90 से ज़्यादा और 180 से कम, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। अब 90 है तो राइट और 90 से स्मॉलर है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो सिंपल था। नाउ कुछ थ्योरम्स हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम्स, जिनके हमें प्रूफ नहीं करने हैं फिलहाल, हमें बस इनकी थ्योरम्स का यूज़ या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हम इनका यूज़ करेंगे, प्रूफ नहीं है। सो द फर्स्ट थ्योरम इज देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, द पॉइंट्स विच आर इन वन लाइन, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो ये एक ही लाइन में है, तो इन्हें मैं कौन से पॉइंट बोलूँगी, देन आई से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स दे आर इन वन लाइन। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये कैसे पॉइंट है, ये तो कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट कोलिनियर। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट लाइन में नहीं है, तो इन्हें कैसे पॉइंट्स कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जो एक लाइन में नहीं है तीनों। नाउ देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसने कहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सर्कल एक ही होगा। देयर विल बी अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे अब ये एक सर्कल पास हो रहा है इससे, अब मैं फिर से सोचूं कि कोई और सर्कल इन तीनों से पास होता हुआ बना लूँ, तो वो तब भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, कोई डिफरेंट नहीं बन सकता। अगर मैं सोचूं कि मैं कोई और सर्कल एक और बना लूँ जो इससे पास हो, तो वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, यही होगा। यानी सिर्फ देयर इज यूनिक ओनली वन सर्कल विच कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सिंपल है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स बोल दिया तो प्लूरल हो गया। फॉर एग्जांपल एक कॉर्ड है AB और दूसरी कॉर्ड है CD, ठीक है, और ये कैसी है, इक्वल है, यानी जो लेंथ AB की है वही क्या है, CD की। दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यानी ये एंगल पे जितना सेंटर पे जितना एंगल AB ने बनाया होगा, मान लें थीटा, तो वही सेम एंगल किसने बनाया है, CD ने, वो भी क्या होगा, थीटा। क्यों बोला है कि सेम होगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो एंगल भी वो सेंटर पे क्या बनाएंगी, इक्वल। ध्यान से प्रॉपर्टी को समझें कि अगर कॉर्ड्स मेरे पास इक्वल हैं तो एंगल भी वो क्या बनाएंगी, इक्वल। कि अगर मेरे पास 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, दे आर इन इक्वल लेंथ, सो जो एंगल बना रही है वो सेंटर पे AB बना रही है AOB एंगल, और CD कॉर्ड बना रही है एंगल COD, तो वो भी क्या होगा, इक्वल। सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, दिस इम्प्लाइज AB AOB एंगल, this implies angle AOB is equals to angle COD. Now the next theorem is chords of a circle that subtend equal angles at the center are equal. अब ये जो हमने ऊपर पढ़ी है थ्योरम, उसी का ऑपोजिट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि chords of a circle that subtend equal angle, अगर मेरे पास 2 कॉर्ड हैं जो इक्वल एंगल बना रही हैं, एक कॉर्ड है MN और एक कॉर्ड है PQ, और ये इक्वल एंगल बना रही है, मतलब अगर MN सेंटर पे MON एंगल बना रही है, PQ POQ बना रही है, तो दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं कि इफ़ एंगल MON इज इक्वल्स टू एंगल POQ, इफ़ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी अगर एक 40 डिग्री बना रही है दूसरा भी 40 डिग्री ही बना रही है, देन कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। इसका मतलब ये कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल, यानी MN जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल होगी, PQ के। तो ये प्रीवियस प्रॉपर्टी का ऑपोजिट ही तो है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, और अगर एंगल इक्वल्स हैं देन कॉर्ड विल बी इक्वल। Now the next property is the line joining the center of a circle and midpoint of a chord. तो पहले तो हम एक सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, हमने ये सेंटर ऑफ सर्कल बनाया है और एक कॉर्ड बनाई है AB। नाउ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने मान लिया, इसका मिडिल पॉइंट है M। AB कॉर्ड का मिडिल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई, यानी ये भी पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। मिडिल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट, मिड पॉइंट जहाँ से इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो इन्होंने कहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट, सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ध्यान से सुनेंगे। इफ़ कहने का मतलब है कि इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मेरे पास M मिड पॉइंट है AB का, तो OM जो है वो हमेशा AB के परपेंडिकुलर होगा, देन OM विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू AB, ये कहना चाह रहे हैं अगर M मिड पॉइंट है तो। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगेन इसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स है कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैंने कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर बनाया, देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये जो परपेंडिकुलर बनाया है ये OC, ये इसे बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। इफ़
एक लाइन है OC और वो AB कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, देन ये कह रहे हैं कि ये इसे बाइसेक्ट कर देगा, देन AC इज इक्वल्स टू BC। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है इसका, देन C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये बेसिकली ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ही कन्वर्स हो गया कि अगर मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन, और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी, यानी मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन करेगी। नाउ नेक्स्ट इज chords of a circle having the same length are at the same distance from the center of a circle. Chords of a circle having same length, ध्यान से देखेंगे, ये सर्कल ठीक है और इसका सेंटर है O। अब इन्होंने कहा है chords of a circle having same length, यानी कि अगर दो कॉर्ड हैं AB और CD और उनकी लेंथ कैसी है, सेम, ठीक है, यानी AB इज इक्वल्स टू CD आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी जो सेंटर से होगा वो भी कैसा होगा, सेम, यानी OM और ON भी क्या होगा, सेम। कि कॉर्ड्स जो होती हैं वो कितने कैसे डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से, इक्वल। और ये जो हम OM और ON की बात कर रहे हैं ये मिड पॉइंट होंगे, CN DN के इक्वल होगा, AM MB के, मिड पॉइंट्स वाली लाइन को, पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन की बात हो रही है कि अगर इफ़ AB और CD इक्वल दी हैं और ये बोला है M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं, AB का M है मिड पॉइंट, CD का N है, तो इन्हें ज्वाइन करने वाली जो लाइन है सेंटर से बनेगी ON और OM, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, इक्वल। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर M और N क्या है, मिड पॉइंट्स, AB और CD की लेंथ कैसी है, इक्वल, तो जरूर कंफर्म है, गारंटीड है कि OM और ON डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल। ना कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अब इसी का ऑपोजिट हो गया, ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दो कॉर्ड हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी ON और OM डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल दिए हैं हमें, OM इज इक्वल्स टू ON, ये गिवन है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये दो कॉर्ड्स जिन पे ये डिस्टेंस बने हुए हैं ये कैसी हैं, इफ़ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेज अगर इक्वल हैं तो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल, यानी PQ की भी किसके इक्वल होगी, RS के। इसी का ऑपोजिट है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर से डिस्टेंस है ये इक्वल होंगे, यानी दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज लेट PQ एंड RS बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। हमें कहा है कि हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं PQ एंड RS सच दैट PQ इज़ ग्रेटर देन RS, जो PQ कॉर्ड है वो लेंथ में RS से कैसी है, बड़ी, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर ये कॉर्ड ग्रेटर डिस्टेंस की है, ये स्मॉलर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम O टू द PQ, O का जो डिस्टेंस है PQ से और जो O का डिस्टेंस है RS से, इट शुड बी लेस देन फ्रॉम RS, यानी कि ये जो डिस्टेंस है OM दैट शुड बी स्मॉलर देन OM। ये हमें फिगर से ही पता चल रहा है, इसके लिए हमें किसी प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास टू कॉर्ड्स हैं इस तरह से कि ये लॉन्गर कॉर्ड है और RS कैसी है, स्मॉलर लेंथ की, तो जो PQ पे बनने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OM वो स्मॉलर होगा किससे, RS पे बनने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON से। तो सिंपल कह रहे हैं कि जिसकी कॉर्ड की लेंथ ग्रेटर है उसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस स्मॉलर है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क इस पार्ट को कहते हैं, सर्कमफ्रेंस में से कुछ हिस्सा मैंने ले लिया, इसे मैंने बोल दिया आर्क, ठीक है। अब उन्होंने कहा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस आर्क ने जितना भी एंगल सेंटर पे बनाया है, O सेंटर पे मान लो इसने कुछ एंगल बनाया, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। ये आर्क का अंदर का पोर्शन है, ये है आउटसाइड। अब इसने कहा आउटसाइड पोर्शन में कहीं पर भी जो एंगल बनाएगी यही आर्क, मान लो यहाँ इसने कुछ एंगल बनाया, वो क्या होगा, अगेन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये आउटसाइड द आर्क जो भी एंगल बना रही है सेंटर पे उसका डबल बनाएगी, यानी अगर ये बाहर थीटा बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी, डबल, यानी 2 थीटा। ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे कैसे कि हमारे पास किसी आर्क ने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आर्क है और इसने सेंटर पे जो भी एंगल बनाया है ये वो एंगल डबल बनाएगी जितना भी ये बाहर कहीं भी बना रही है। मान लो अगर ये यहाँ पर 40 डिग्री बना रही है एंगल, सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री, तो ये सेंटर पे डबल बनाएगी, यानी कितना बनाएगी, 80 डिग्री। अब इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये जितना भी एंगल यहाँ बना रही है सेंटर पे, ये उसका हाफ बनाएगी कहाँ, सर्कमफ्रेंस में। तो अगर हमें ये कहा जाए कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है
वो कितना होगा, अगर सर्कमफ्रेंस पे 40 डिग्री है तो हम लिखेंगे 80 डिग्री, और अगर सेंटर पे 80 डिग्री और सर्कमफ्रेंस पे कितना है तो वो कितना होगा 40 डिग्री। सिंपल है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल है, या फिर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ है। तो कैसे भी याद रख सकते हैं। नाउ एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल मतलब ऐसी लाइन जिसे हम कहेंगे डायमीटर, डायमीटर ने अगर हमने डायमीटर बनाया है तो ये हमारी डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल को किसमें ब्रेक कर दे, सेमी सर्कल में, पूरे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, यानी सेमी सर्कल। अच्छा ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी तो एक आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पे 180 डिग्री बनाया है, तो कॉमन सेंस है कि ये सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, जितना यहाँ बनाती है उसका आधा, यानी कितना बनाएगी 90 डिग्री। तो याद रखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, 90 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब है मेरे पास यही आर्क है ए बी, अब हम सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, और ये है कॉर्ड, और ये बन गया हमारा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट ने, इसी सेगमेंट ने एक एंगल बनाया है यहाँ, और इसी सेगमेंट ने एक एंगल बनाया है यहाँ। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ही क्योंकि दोनों एंगल बना रही है तो ये ऑलवेज क्या होंगे इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये 50 है तो ये भी 50, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री, सेम सेगमेंट बना रही है इसलिए इक्वल है। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी joining 2 points A, B subtends equal angles at other 2 points C and D। ये तो अभी वही बात होगी एंगल इन द सेम सेगमेंट। ध्यान से देखेंगे कैसे, ये कह रहे हैं कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करके मिलेगा ए बी, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट सी एंड डी। अब यही जो लाइन है ये 2 इक्वल एंगल्स बना रही है सी और डी पॉइंट्स पे। ए बी ने ही बनाया है एंगल सी के ऊपर भी, और ए बी नहीं बनाया है डी पर भी। तो ये तो हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही सेम सेगमेंट सी पर बना रही है डी पर, तो इक्वल होंगे। दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी देन 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि सेम सेगमेंट ही दोनों जगह पर इक्वल एंगल्स बना रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, और ये चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, इसी को हम बोलते हैं अनसाइक्लिक पॉइंट थ्योरम। यानी कि चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी जब भी दिखे, यानी कि चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। नाउ द नेक्स्ट इज the sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, पहली बात तो पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 वर्टिसेस आर ऑन सर्कल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम, यानी बी के ऑपोजिट क्या है डी और सी के ऑपोजिट क्या है ए। द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हमेशा कितना होगा इसका सम 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, यानी बी और के ऑपोजिट डी है और ए के ऑपोजिट सी है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट इज इफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। अब ये उसी का ऑपोजिट है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके किसी भी 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी बी और डी का सम 180 डिग्री कह दो, या ए और सी का सम 180 डिग्री है। अगर मेरे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम, जैसे ए के ऑपोजिट क्या है एंगल सी 180 डिग्री है, एंड एंगल बी के ऑपोजिट एंगल डी, इसका सम 180 डिग्री है, देन क्या होगा, देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सर्कल दैट इज कंसाइक्लिक। तब वो कह रहा है कि जो इसके वर्टेक्स हैं ये एक सर्कल पे लाई करेंगे, तो ये जो इसके वर्टेक्स हैं ये क्या करेंगे, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब, अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स का क्या सम होगा 180 डिग्री। So we have completed the introduction. So now we can start with the exercise. Let's start with the exercise. Draw a triangle ABC with AB 5 cm. हम एक ट्राइंगल बनाना है with AB 5 cm, एंगल A 70 डिग्री एंड एंगल B 60 डिग्री। तो 1 by 1 करते हैं पार्ट को। AB इज़ 5 cm, तो हमने AB बनाई 5 cm, ठीक है, AB 5 cm। नाउ एंगल A 70 डिग्री,
एंगल ए हमें बनाना है कितना, 70 डिग्री। सो दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये हमने बना दिया 70 डिग्री। नाउ बी 60 डिग्री। तो आपको पता है कि जो हमारे डी का सेंटर है प्रोटेक्टर का, वही सेंटर के ऊपर रखना है। अब 60 डिग्री कौन सा लें, एक 60 तो यहाँ पर ये है और एक 60 ये है। अब अगर मैं ये 60 बना दूँ तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल तो नहीं बन पाएगा, तो 60 ये वाला लेंगे ताकि ये कैसा बन जाए फिगर एक, इस फिगर हमारे पास क्या बने, ट्राइंगल। सो अब हमने ट्राइंगल बना दिया और ये हमारा हो गया है पॉइंट सी, ए बी सी। तो हमसे पूछा था ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव ड्रॉन दिस, तो दिस मच पार्ट इज डन। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो किसी भी सर्कल को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, सेंटर। तो अब सेंटर कैसे लाएं, तो सेंटर के लिए हमें क्या करना है, किन्हीं भी ये 3 साइड्स हैं, किसी भी 2 साइड्स का लाइन बाइसेक्टर बनाना है, किसी भी 2 साइड्स का। अब लाइन बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये लाइन है ए बी, इसका बाइसेक्टर बनाना है। लाइन बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, आप इस ए बी साइड लाइन को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लो, कंपास को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया और बी से 2 आर्क लगाएंगे हम। सिमिलरली ए से आर्क लगाएंगे, बी से आर्क लगाया और ए से आर्क लगाया। अब ये जो लाइन हमें मिली है, ये इस ए बी की क्या है, लाइन बाइसेक्टर, यानी ए बी को इस लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमें 2 साइड्स के लाइन बाइसेक्टर बनाने हैं, अभी हमने ए बी का बनाया, बी सी का बनाते हैं। हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया, देखो इस लाइन का हाफ यहाँ कहीं होगा, उससे थोड़ा मिड से ज़्यादा ले लिया, 2 आर्क लगाने हैं। एक हमने लगाना है बी से, ठीक है, एक हमने लगाना है बी से, एक हमने लगाना है बी सी का बना रहे हैं तो सी से। देखेंगे बी पे रख के आर्क लगाया, अब सी पे रख के आर्क लगाया, और जहाँ ये दोनों आर्क हमारे मीट कर रहे हैं, ये और ये, अब जहाँ ये दोनों लाइन बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, यही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। जहाँ पर भी ये दोनों लाइन बाइसेक्टर मीट करेंगे, यही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। अब हमें सेंटर पता चल गया, तो इसी सेंटर से ओ ए ओ बी ओ सी, दीज विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे क्या है, रेडियस। तो ओ ए कोई भी रेडियस ले लो, ओ ए को रेडियस मान के हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। ध्यान से देखेंगे, ओ ए को रेडियस माना और क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, ओ ए को रेडियस मान के सर्कल। ओ ए को रेडियस मान के हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, सर्कल। तो यही करना था, सिंपल है। अब पूछा था कि इज़ द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, तो सेंटर तो ट्राइंगल के अंदर है, सो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर। अगेन ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री। इस बार एंगल ए कितना है, 100, यानी एक भी एंगल 90 से ज़्यादा, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की बात होगी। एंड ए सी 4, देखो ए बी सी, यानी ये ए सी होगी, ए सी कितनी होनी चाहिए, 4। ए हमने बना दी, ए बी स्टेप वाइज चलेंगे, ए बी 5, एंगल ए 100 डिग्री। नाउ ए बी, ये सी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो ए सी ऑलरेडी दी है 4, यानी ये कितनी लेनी है मुझे, 4। तो मैंने कंपास से 4 सेंटीमीटर ओपन किया, 4 ओपन किया कंपास से, तो ये हो गया हमारे पास ए सी। ये है पॉइंट सी, तो ये हो गई हमारे पास ए सी। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। ये तो हमने बना दिया है ट्राइंगल। नाउ ड्रॉ अ सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल के लिए अगेन वही करना है कि किसी भी 2 साइड्स का हम क्या बना दें, लाइन बाइसेक्टर, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। बी पर रखा और ये और ये, यहाँ पे बी पर अगेन रखेंगे और ऐसे। तो अब ये हमने बना दिया है ए बी का लाइन बाइसेक्टर, ये हमने ए बी लाइन का बनाया, ठीक है। 2 लाइन बाइसेक्टर चाहिए, तो अब बी सी का भी बना देते हैं। हाफ से ज़्यादा ओपन किया है, एक बी पर रखा है और सी पर रखा है, हाफ से ज़्यादा बी पे और सी पे। तो अब हम इसका बाइसेक्टर बना देते हैं। अब ये दोनों बाइसेक्टर्स जहाँ मीट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, ये हमारा क्या होगा, सेंटर। तो इज़ द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, इस बार सेंटर कहाँ है, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड। अब हमें सर्कल बनाना है, तो ओ ए ओ बी ओ सी, ये हमारे क्या है,
ओ ए ओ बी ओ सी ये हमारे क्या हैं, रेडियस। तो रेडियस ओ सी को या ओ ए को या ओ बी को किसी को भी रेडियस मान के, जैसे मैंने यहाँ ओ सी को मान लिया, तो सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ हेयर अगेन देखो सर्कल जो है वो तीनों सेंटर से पास हो रहा है वर्टेक्स से। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड? सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी 6। इस बार ए बी हमें लेनी है 6 सेंटीमीटर। बी सी 7 यानी बी से सी 7 एंड सी से ए जो होगी वो भी 7 होगी। तो हम यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, बी से भी बी सी 7 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 7। अब जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो ये हमारा ए बी और ये हमारा थर्ड पॉइंट सी, और ए से सी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द ट्रायंगल। नाउ ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। फिर से सर्कम सर्कल के लिए लाइन बाइसेक्टर बनाएंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस। इस लाइन के लिए भी हाफ से ज़्यादा। बी सी का बना रहे हैं, ए बी का बनाया था, बी सी का बनाया है लाइन बाय सेक्टर। और जहाँ ये दोनों लाइन बाय सेक्टर मीट कर रहे हैं दैट इज़ द सेंटर। तो अब क्या करना है, ओ सी ओ ए किसी को भी सेंटर मान के, तीनों में से ओ सी ओ ए ओ बी में से वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। नाउ मेजर ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। और वैसे तो ये कंप्लीट 4 नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है। दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, ध्यान से देखेंगे तो 3.7 आ रहा है। सो हेयर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अराउंड 3.7 आ रहा है, कंप्लीट 4 नहीं है। 3.7 या 3.8 भी बोल सकते हैं, जितना भी आपको लग रहा है, थोड़ा और क्लैरिटी से बनाएंगे। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी? तो ध्यान से बात करेंगे, लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अब इनसे अगर एक सर्कल पास कर रहा है तो वो ऐसा होगा, ठीक है। एक और सर्कल ऐसे बना सकते हैं और एक सर्कल बना सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे सर्कल छोटा होता गया, अगर सर्कल बड़ा करूं तो ये ए बी उसके क्या है, कॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे सर्कल छोटा होता गया तो ये ए बी कॉर्ड नहीं, ये उसका क्या डिग्री है। अगर मैं स्मॉलर वाले सर्कल को जूम करूं तो जूम करके ऐसा लग रहा है कि ए बी उसकी कॉर्ड नहीं, उसकी क्या है, ए बी उसकी क्या है, डायामीटर। क्या लग रही है ए बी उसकी, डायामीटर। अब लीस्ट पॉसिबल यानी सबसे स्मॉलर पॉसिबल के अगर देखा जाए तो जितना भी छोटे से छोटा बनेगा ये सर्कल, तो ये ए बी उसके लिए क्या एक्ट करेगी, डायामीटर। अगर ये इसका डायामीटर है तो लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो जाएगा, इस लाइन ए बी का डायामीटर का हाफ, यानी कि रेडियस कैसे निकलेगा, ए बी का हाफ। तो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी बाय 2, इस लाइन सेगमेंट ए बी का हाफ। अगर इन 2 पॉइंट से ध्यान से समझेंगे, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और इनसे कोई सर्कल पास कर रहा है तो ये ए बी उसकी क्या थी, कॉर्ड। लेकिन अगर मैं सर्कल को छोटा करती जाऊँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सर्कल की कॉर्ड ना बन के क्या बन जाएगी, डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर बन जाएगी स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल की, तो उसका रेडियस क्या होगा, ए बी बाई 2। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा रेडियस, ए बी बाई 2। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 9 गणित मंजरी। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोस्केलस। कि हमें ये शो करना है कि जो ट्राइंगल बनता है कॉर्ड, पहले ये सर्कल है विद सेंटर हो, तो एक कॉर्ड ले लेंगे हम, लेट द कॉर्ड बी ए बी। अब ये जो ए बी कॉर्ड सेंटर के साथ ट्राइंगल बना रही है, दैट इज ओ ए बी ट्राइंगल, इसको आइसोस्केलस प्रूव करना है।
तो सिंपल है, हमारे पास क्या है, कॉर्ड है और सेंटर है. सो लेट ए बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ. हमने माना एक कॉर्ड है ए बी और सर्कल का सेंटर क्या है ओ. तो हमने इसमें क्या करा, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी. कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है इन क्वेश्चंस में हमें. अब ध्यान से अगर हम देखें ट्राइंगल ओ ए बी को, तो ओ ए और ओ बी तो इक्वल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस सर्कल का क्या है, रेडियस. सो दे शुड बी इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई जो होती है वो रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस. देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. हैंस प्रूफ्ड. हमें यही प्रूव करना था कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केलस. तो ये सिंपल है, हमने कहा ये दोनों इक्वल हो गए. क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं देन द ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट if two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other. अब उन्होंने कहा ऐसे टू ट्राइंगल्स हैं हमारे पास. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, टू. एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने, सिमिलरली एक और कॉर्ड ले ली और उससे बनने वाला एक और ट्राइंगल. तो अब हमारे पास लेट दिस कॉर्ड बी ए बी एंड दिस कॉर्ड बी पी क्यू. और दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ए ओ बी एंड पी ओ क्यू. तो अब हमें ये कहा है शो दैट इफ टू सच आइसोस्केलस ट्राइंगल, ऐसे ही आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं, इक्वल बेस लेंथ. बेस लेंथ इक्वल होने का मतलब ए बी और पी क्यू क्या दी है हमें, इक्वल. दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये प्रूव करना है हमें. तो पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला. हमने कहा लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कॉर्ड्स. कोई भी दो इक्वल कॉर्ड्स मानिए ना, इक्वल बेस लेंथ. तो ए बी पी क्यू आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो. ऑफ द सेम सर्कल विद सेंटर. सिंपल है. नाउ ये प्रूव करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू. अब कॉन्ग्रुएंसी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कितने टाइप्स की होती हैं. तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है. हमने बोला इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू. ए ओ बी ट्राइंगल में और पी ओ क्यू में ओ ए इक्वल्स टू ओ पी या ए ओ इक्वल्स टू पी ओ. क्यों बोला है ओ ए इक्वल्स टू ओ पी? क्योंकि ओ ए भी हमारे पास रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और सब रेडियस एक ही सर्कल के हैं. तो ओ ए ओ पी के इक्वल होगा, ओ ए ओ पी के इक्वल होगा. क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सिमिलरली ओ बी ओ क्यू के इक्वल होगा, ओ बी ओ क्यू के. वाई? अगेन द रीजन इज सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. नाउ दिस इज ऑलरेडी गिवन कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ये तो ऑलरेडी कहा था. दे हैव इक्वल बेस लेंथ. इक्वल बेस लेंथ का मतलब इक्वल कॉर्ड्स की बात हो रही है. तो अब ये टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और हमें क्लियरली विजिबल है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तीनों साइड्स यूज हुई हैं ट्राइंगल की. तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल दे आर कॉन्ग्रुएंट. और यही प्रूव करना था. सो हैंस प्रूफ्ड. सिंपल है. दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एक साइड, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियस है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल प्रूव कर दिया. तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दे आर इक्वल. नाउ we have completed 5.2. so moving to next exercise, that is 5.3. can you explain why the converse to theorem 4 is true. हमें theorem 4 का converse 2 प्रूव करना है. तो पहले हमें पता होना चाहिए converse of theorem 4 है क्या. तो let me write the converse of theorem 4. सबसे पहले मैं converse of theorem 4 लिख रही हूँ. what is the converse of theorem 4? the perpendicular from the center of a circle to a chord, the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisects the circle, bisects the chord. ध्यान से देखेंगे. the perpendicular from the center of a circle to a chord. तो पहले तो हमें इस फिगर में एक chord बनानी पड़ेगी. let the chord be AB. the perpendicular from the center of a circle to a chord. सेंटर से एक perpendicular chord के ऊपर बनाया है. अब हमें ये प्रूव करना है कि इसने बाइसेक्ट कर दिया है कॉर्ड को. अगर ये एम पॉइंट है तो बाइसेक्ट का मतलब मुझे किसी भी तरह ए एम और बी एम को इक्वल प्रूव करना है कि इस परपेंडिकुलर ने इसे बाइसेक्ट कर दिया, यानी ए एम इक्वल्स टू बी एम. तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया. लेट ए बी बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड लेट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये तो ऑलरेडी गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर कॉर्ड है और
विद कॉर्ड ए बी है और उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम सेंटर। अब प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ कि इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन ने इसे बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, यानी ए एम इक्वल्स टू बी एम शो करना है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम? सिंपल है, टू ट्राइंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, वाई रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देन ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, वाई कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वाई ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ क्या एंगल होगा? 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय विच कॉन्ग्रेंसी? हमें इस ट्राइंगल में क्या क्या मिला? एक हमें ये एंगल मिला है 90, फिर 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज और एक और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो बाय विच कॉन्ग्रेंसी? बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल। नाउ अगर हमने कभी भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया होता है ट्राइंगल्स को, तो हमें पता है कि हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक रिजल्ट, कि अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस, यानी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, वाई बाई सी पी सी टी। पता है हमें कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू दिस, और इसका मतलब एम इज द, अगर ए एम बी एम के इक्वल है इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यही हमें प्रूव करना था कि एम इज द मिड पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है, हैंस प्रूफ। सिंपल है। सबसे पहले हमने कहा कि एक कॉर्ड है ए बी, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है ओ एम, और परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 डिग्रीज बनेंगे। फिर हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब ओ ए ओ बी के इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ एम कॉमन है दोनों ट्राइंगल में तो इक्वल लेंथ की है, 1 और 2 90 है, तो राइट हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो आर एच एस से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब मतलब एक ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर है। ए बी सी एक ट्राइंगल है और वो सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। सो दिस इज अ ट्राइंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है सर्कल के अंदर, ए बी सी। आइसोस्केलस है मतलब ये टू साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया भी है। शो दैट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, अगर ए से हम एक ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं, ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं यानी परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ए से हम एक ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर बना रहे हैं, पासिस थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास होकर ही जाएगा अगर ऑल्टीट्यूड है तो ध्यान से देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे हम। गिवन क्या क्या है हमें? गिवन क्या है? अ ट्राइंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ए बी ए सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस, ये भी गिवन है ऑलरेडी। लेट ऑल्टीट्यूड हमने मान लिया है ए डी, लेट ए डी बी द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पर हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया है ए डी, और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली ए डी विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ऑल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। अब बात करते हैं प्रूफ की। यहाँ पर टू ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ए सी डी। ध्यान से देखेंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन, और ए डी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन क्योंकि दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल ए डी बी, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, यानी इन दो एंगल्स की बात हो रही, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? 90 डिग्री। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by which congruency? 90 है, हाइपोटेन्यूज है हर एक साइड, by RHS congruency rule। अब अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो CPCT से कुछ तो ले सकते हैं हम, ये कहें BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। हमने थर्ड साइड जो रिमेनिंग थी उसको भी ले लिया, BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। अब अगर BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT है, इसका मतलब तो ये है कि D जो है वो मिड पॉइंट हो गया। दिस इम्प्लाइज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और अगर D मिड पॉइंट है तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया। सो AD बाइसेक्ट्स BC, AD ने BC को बाइसेक्ट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में। अब अगर AD ने बाइसेक्ट किया और AD परपेंडिकुलर भी है तो AD ज़रूर किससे पास होगी? क्योंकि AD परपेंडिकुलर भी है। अब ध्यान से देखेंगे, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऑल्सो AD बाइसेक्ट्स BC, तो हम ये कह सकते हैं AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होती है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, ये तो हमने थ्योरम भी पढ़ी है।
द परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्योरम थर्ड, दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देयरफॉर AD passes through the center of the circle. ये कन्फर्म है कि ये इससे पास करेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि सेंटर फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो सेंटर से तो पास होता ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तभी तो वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये तो थ्योरम है हमारे पास. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 and 8 सेंटीमीटर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सेंटर. एक सेंटर के ऑपोजिट साइड पे दो कॉर्ड हैं, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर है हमारे पास AB कॉर्ड, और ये है CD कॉर्ड जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर. पैरेलल कॉर्ड्स हैं बिल्कुल. इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड. तो कॉर्ड्स के मिड पॉइंट भी हैं, तो अगर मैं इसको M पॉइंट कहती हूँ, अगर ये हमारा M पॉइंट है, दिस कंप्लीट इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज पॉइंट N, तो हमसे ये कहा है कि जो मिड पॉइंट को के बीच का डिस्टेंस है वो बताओ. इनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है. तो मैंने पहले तो एक इसे ज्वाइन कर दिया OA और इसे ज्वाइन कर दिया OC, और रेडियस कितना है 5, तो OA और OC इक्वल है, ये भी 5 है और ये भी 5 है. ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड. कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स में क्या डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस इसे हम D1 मान लें और ये डिस्टेंस इसे हम D2 मान लें, ये फाइंड करना है. तो ध्यान से देखेंगे गिवन क्या क्या है हमें. सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन radius of circle which is OA equals to OC equals to 5 centimeter and length of two chords वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज AB हमने लिया है 6 सेंटीमीटर और CD माना है 8 सेंटीमीटर को. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होता है. अब अगर ये मिड पॉइंट है तो सेंटर से जो ये लाइन है ये इसे बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने वाली सेंटर से जो लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वो परपेंडिकुलर होगी. सिंपल सी बात करते हैं, अगर ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है और सेंटर से इसे ज्वाइन किया जा रहा है तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. यही कन्वर्स था. सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O to chords AB and CD bisects the chords at M and N respectively, और बाइसेक्ट कर रहा है तो देयरफॉर जो हमारे पास AM होगा दैट इज हाफ ऑफ AB विच इज 6/2 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली जो CN होगा CN दैट इज हाफ ऑफ CD विच इज 8/2 विच इज 4 सेंटीमीटर. और हमने ये डिस्टेंसेस क्या मान लिए, लेट द distances of the chords from the center से जो डिस्टेंसेस माने हैं बी D1 एंड D2. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D1 और ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया है हमने D2. नाउ स्टार्टिंग विद द प्रूफ, ध्यान से देखेंगे. वी ऑल आर अवेयर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल OAM using पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 है हमारा. 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है. अब OA कितना है हमारे पास, OA इज़ 5. OM कितना है, OM D1 माना है हमने, और AM हमारे पास कितना है 3. नाउ दिस इज 25 इक्वल्स टू D1 स्क्वायर प्लस 9. So D1 square is equals to 25 minus 9 which is 16. Now D1 square is 16, so D1 will be under root of 16 which is 4 centimeter. Similarly in triangle OCN using Pythagoras theorem का यूज़ करेंगे. तो अगेन ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर. OC मीन्स D2. ON हमारे पास कितना था, ON हमारे पास OC इज़ 5 एंड OM इज़ D2. दिस इज़ अगेन 5, दिस इज़ D2 एंड CN कितना है हमारे पास 4. CN कितना है 4. सो दिस इज़ 25 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर प्लस 16. नाउ 16 इधर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 9 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर. नाउ 9 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर, सो D2 इज़ अंडर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछा था डिस्टेंस
D1 और D2 तो हमने निकाली है. D1 is 4 सेंटीमीटर एंड D2 is 3 सेंटीमीटर. ना क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स. इन मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, हमसे एम एन डिस्टेंस पूछा था. सो डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स दैट इज एम एन. सो एम एन क्या है हमारे पास, ओ एन प्लस ओ एम. ओ एन प्लस ओ एम यानी D2 प्लस D1 दैट इज 3 + 4 विच इज 7 सेंटीमीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स इज 7 सेंटीमीटर. सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सिंपल कि सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए और हमने इसमें कुछ नहीं किया. सो वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो. Let's start with a new exercise, that is exercise 5.4. Question number 1. Use the Bodiana-Pythagoras theorem to show why theorem 6 must be true. So before starting the question we must know theorem 6. So theorem 6 क्या है हमारे पास, I have already written. Chords of a circle having the same length are at the same distance from the center. So we have to prove this theorem कि जो chords होती हैं circle की, for example as shown in the figure we have two chords AB and CD having same length means AB and CD are equal, आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इनका डिस्टेंस जो है सेंटर से यानी ओ एम और ओ एन इन्हें इक्वल प्रूव करना है हमें. तो सिंपल है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम कुछ और नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ही है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं गिवन क्या है. गिवन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ टू प्रूव कि इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, यानी इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस विद सेंटर ओ ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये हमें गिवन है. प्रूव करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ओ एम इक्वल्स टू ओ एन हमें टू प्रूव करना है. नाउ स्टार्ट विद द प्रूफ. ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी. हमने ओ एम परपेंडिकुलर बनाया है ए बी के एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. दोनों कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिए. अब अगर हमने परपेंडिकुलर बना दिए हैं तो वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसे बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ए एम और बी एम इक्वल हो गए. ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. एंड सिमिलरली क्या होगा, सी एन इज इक्वल्स टू डी एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी. अब सिंस क्योंकि हमें ए बी और सी डी इक्वल दी है, ये दोनों चीज़ें इक्वल दी हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी तो इनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है. इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूँ तो वो भी आपस में इक्वल होंगे. ए बी का हाफ मान लो क्या लिख लिया ए एम और सी डी का हाफ क्या लिख लिया हमने सी एम. ये लिख लिया हमने. नाउ दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे. एक हम ट्राइंगल ओ ए एम की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल ओ सी एन की बात कर रहे हैं. ऑल्सो अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी ये सब भी क्या है इक्वल. ओ ए इक्वल्स टू ओ सी वाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेम सर्कल का रेडियस है दोनों तो इसलिए इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा. ठीक है, और ए एम बी सी एन के इक्वल है. नाउ इन टू ट्राइंगल्स की बात करें, टू राइट ट्राइंगल्स ओ ए एम ओ सी एन. अगर हम टू राइट ट्राइंगल्स की बात करें ओ ए एम और ओ सी एन देन इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम हमें पता है हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने यानी ये वाली साइड. हाइपोटेन्यूज इज दिस. हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए का स्क्वायर. पी क्या है परपेंडिकुलर ओ एम स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए एम स्क्वायर. अब हमारे पास सिमिलरली यहाँ से हम बात करें ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर आ गया. सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल, अच्छा यहाँ से मैं अगर ओ एम की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो ओ एम स्क्वायर क्या आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर. ये आ जाएगा, मैंने बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया. नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ सी एन सिमिलरली हाइपोटेन्यूज यानी ओ सी का स्क्वायर इसके इक्वल होगा सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. यही होगा ओ सी का स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे अगर ओ एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ओ एन स्क्वायर की तो ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ओ सी और ओ ए तो इक्वल है, कहाँ से इक्वेशन 1 से, और सी एन और ए एम इक्वल है कहाँ से इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करें. तो क्या मैं ओ एन स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, ओ सी की जगह पर क्या लिख दूँ ओ ए स्क्वायर, सी एन की जगह पर क्या लिख दूँ ए एम स्क्वायर. कहाँ से लिखा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड. अब मेरे पास ये जो न्यू इक्वेशन आई है
और एक की इक्वेशन 3 है। 3 और 4 को अगर मैं ध्यान से देखूँ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड इक्वेशन की जो राइट साइड है वही फोर्थ इक्वेशन की भी राइट साइड है। तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर। जब किसी इक्वेशन के राइट्स इक्वल हैं तो उनके लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अब अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें तो ओ एम किसके इक्वल आ गया, ओ एन के, और हमें यही प्रूव करना था, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन ही हमें प्रूव करना था। सो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन ही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है। देखिए हमने क्या करा है, पाइथागोरस का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने कहा, तो हमने क्या किया है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टू परपेंडिकुलर्स ओ एम और ओ एन ड्रॉ करे हैं, ए बी और सी डी पे रिस्पेक्टिवली। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हमने कहा ए एम और बी एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी होंगे। सिमिलरली सी एन इक्वल्स टू डी एन और हाफ ऑफ सी डी होगा। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी चारों इक्वल होंगे क्योंकि सब रेडियस है। अब हमने इस स्मॉल स्क्वायर में, स्मॉल ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज़ किया, और इसमें हमने कहा पाइथागोरस कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ से हमने ओ एम की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें ओ एम चाहिए प्रूफ में, तो हमने ओ एम की वैल्यू निकाली, वो आ जाएगी ओ ए माइनस ए एम स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे स्मॉलर ट्राइंगल को यूज़ किया। अगेन यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एन प्लस ओ एन स्क्वायर। नाउ ओ एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, जैसे ओ एम की निकाली थी ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन। अब हमने कहा ओ सी तो ओ ए के इक्वल है तो ओ सी की प्लेस पर ओ ए लिख सकते हैं, सी एन जो है वो ए एम के इक्वल है तो सी एन की प्लेस पर ए एम लिख सकते हैं। और देखा कि ये तो दोनों इक्वेशंस के राइट साइड्स इक्वल आ गए। तो अगर किसी इक्वेशन के राइट इक्वल है तो उनके लेफ्ट भी इक्वल होने चाहिए, यानी ओ एम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। Now moving to next question. Question number 2. Consider the figure given below. If CE is the perpendicular to AB, CE AB के perpendicular है, CH is perpendicular to GF, and CE is equals to CH. अच्छा, इस बार हमें ये perpendiculars equal दिए हैं, then show that AB equals to GF. हमें chords equal proof करनी है, बेसिकली कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 1 का। इस बार हमें perpendicular distances equal दिए हैं सेंटर से, और हमें chords को equal proof करना है। तो given CE is perpendicular to AB and CH is perpendicular to GF and CA is equals to CH, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ टू प्रूफ, इस पर प्रूफ क्या करना है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, दैट AB इज इक्वल्स टू GF। सो स्टार्ट विद द प्रूफ। नाउ क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड है तो हम ये तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड के है तो ऑब्वियसली कॉर्ड को बाइसेक्ट किया होगा, सिंस वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to a chord bisects the chord। ये तो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ऐसी बात है, देयरफॉर AE BE के इक्वल होगा एंड GH इज इक्वल्स टू HF। क्यों? क्योंकि CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CH इज परपेंडिकुलर टू GF। तो इन्होंने परपेंडिकुलर्स ने कॉर्ड्स को भी क्या कर दिया, बाइसेक्ट। नाउ इन ट्राइंगल CEA, अगर हम ध्यान से देखें CEA एंड CHG, मैं इन टू ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, CEA एंड CHG, ट्राइंगल CEA एंड ट्राइंगल CEA एंड ट्राइंगल CHG, ध्यान से देखेंगे CEA एंड CHG। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास CE और CH इक्वल है, गिवन है, ठीक है। और CG और CG एंड CA क्यों इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं। एंड दिस एंगल ईच 90 डिग्री, यानी CHG, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री, तो CHG और CEA, एंगल CHG इज इक्वल्स टू एंगल CEA ईच 90 डिग्री। So these two triangles are congruent. Triangle CEA is congruent to triangle CHG by which congruency? 90 है, hypotenuse है और एक साइड है, तो by RHS congruency rule। अब अगर हमने टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो CPCT में कुछ तो लेंगे हम। तो हमने क्या कहा है कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड रहेगी GH और इस ट्राइंगल में कौन सी साइड रिमेनिंग रह गई AE। तो हमने कहा AE इज इक्वल्स टू GH बाय CPCT। अब अगर हमारे पास AE इज इक्वल्स टू GH है तो मैंने कहा दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इक्वल चीज़ में आप दोनों तरफ इक्वल मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, वो इक्वल ही रहते हैं, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट इक्वल ही रहेगा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ AE का 2 टाइम्स क्या होता है, AE का डबल, AE का 2 टाइम्स कैसे लिख सकते हैं, AE प्लस AE। सिमिलरली GH के 2 टाइम्स को लिख सकते हैं GH प्लस GH। नाउ AE तो किसके इक्वल है, BE, तो हमने एक AE की प्लेस पर क्या लिख दिया, BE, एक GH की प्लेस पर क्या लिख दिया, HF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second. Now AE plus BE is AB, GH plus
HF इज़ GF, और हमें यही प्रूव करना था कि AB इज इक्वल्स टू GF। तो सिंपल है, बस हमने 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी और उसके CPCT से हमने ये रिमेनिंग पार्ट ले लिया। फिर हमने कहा इसी का ट्वाइस कर दे, तो GH का ट्वाइस GF हो जाएगा और AE का ट्वाइस AB। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग बौधायना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रूव करना है, लेकिन इस बार हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं थ्योरम का यूज़ करना है। तो अगेन सेम थिंग, गिवन क्या है हमारे पास, दैट CE इज परपेंडिकुलर टू AB and CH is perpendicular to GF and CE is equals to CH। यही है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। टू प्रूफ, अगेन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, यानी AB इज इक्वल्स टू GF। प्रूफ नाउ ध्यान से देखेंगे, अगेन CE परपेंडिकुलर है AB के, CE इज परपेंडिकुलर टू AB, सो इट विल बाइसेक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एंड सिमिलरली CH इज परपेंडिकुलर टू GF, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि CE AB के परपेंडिकुलर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो AE है दैट इज़ हाफ ऑफ AB, एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं जो हमारे पास GH है दैट इज़ हाफ ऑफ GF। वाई? सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ chord, we have to give the reason also. Perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord, bisect कर देता है chord को। तो हमने कहा क्योंकि CE परपेंडिकुलर है AB के, सो इट विल बाइसेक्ट द chord, इट मीन्स AE इज हाफ ऑफ AB, सिमिलरली GH इज हाफ ऑफ GF। नाउ CEA ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल CEA इट इज़ अ राइट ट्राइंगल एट E, तो इसके हाइपोटेन्यूज क्या होगी ट्राइंगल की? CA, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब सिमिलरली यहाँ से हमारे पास अगर हम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CE, यहाँ से मुझे क्या AE की अगर वैल्यू चाहिए तो AE की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। AE की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC माइनस CE। नाउ इन ट्राइंगल CHG अगेन CHG में ये 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, यानी CG का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ GH स्क्वायर की G वैल्यू निकालेंगे तो GH स्क्वायर की आ जाएगी CG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, CG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, पर AC और CG तो इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि AC एंड CG बोथ आर रेडियस, सिंस AC इज इक्वल्स टू CG, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये तो इक्वल हैं, तो CG की प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? AC। सिमिलरली CH और CE इक्वल हैं, CH इज इक्वल्स टू CE, ये तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, तो CH की प्लेस पर भी क्या लिख सकते हैं? CE इज इक्वल्स टू CH। ठीक है, अब ये और ये इक्वेशन को देखें तो इनके राइट्स इक्वल हैं, राइट हैंड साइड, तो इनके लेफ्ट भी क्या होंगे? इक्वल। तो हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हमारे पास इनके राइट साइड इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली इनके लेफ्ट भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो इस हिसाब से हमारे पास AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू GH स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AE इज इक्वल्स टू GH। पर AE तो क्या है? ये तो हाफ ऑफ AB है, और GH क्या है? ये हाफ ऑफ GF है, ऑलरेडी लिखा था, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू GF, हैंस प्रूफ्ड। अब इसमें हमने कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज़ करी, तो विदाउट कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड की लेंथ बतानी है, इफ द रेडियस इज 7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। अच्छा, रेडियस हमें 7 दिया, परपेंडिकुलर 6 दिया है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है। सिंपल है, हमने लेट सपोज किया, लेट AB be a chord of circle with center, एक chord है with center of circle with center O। now AB हमने chord बनाई है with center O, और OM, let OM is the perpendicular drawn from center to the chord। अब ऑब्वियस सी बात है कि OM is the center to a chord, तो this implies AM is equals to BM is equals to half of AB, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, तो AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। रीज़न, परपेंडिकुलर ड्रॉन, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब तो हमें थ्योरम्स लर्न भी हो गई होंगी। नाउ और क्या क्या गिवन है? रेडियस इज 7, तो रेडियस मतलब OA और OB। गिवन क्या है? रेडियस विच इज़ OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6, यानी OM कितना है? 6 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम कोई भी एक राइट ट्राइंगल ले लें, इन राइट ट्राइंगल OMA या OMB कोई भी ले लें, OMB फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ राइट ट्राइंगल लिया है OMB,
तो 90 के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब 90 के ऑपोजिट क्या है, OB, तो ये हाइपोटेन्यूज हुई परपेंडिकुलर दिस विच इज़ OM एंड बेस इज दिस विच इज़ BM। OB इज 7 ऑलरेडी गिवन है, 7, OM इज 6 and BM we don't know. So this is 49, 6 6 are 36 and this is BM square. Obviously numbers on one side, so 49 minus 36 which is equals to 13. So square जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। सो BM इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास BM आया, हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड अब की लेंथ पूछी थी। नाउ अगर हमसे कॉर्ड ऑफ लेंथ AB पूछी है तो हमें पता है कि BM का ट्वाइस ही तो है, क्योंकि कॉर्ड तो ऑलरेडी बाइसेक्टेड है, तो ट्वाइस ऑफ BM इज AB। अगर BM को ट्वाइस कर दें तो वो AB में फाइंड हो जाएगा। तो √13 इंटू 2 विच इज़ 2√13 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 2√13 सेंटीमीटर। सिंपल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रू तो है पर क्यों, एक्सप्लेन करना है बेसिकली। इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज D एंड द रेडियस इज R देन द कॉर्ड लेंथ इज दिस। अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया सिमिलर, बस अब इस बार हमें जो है वो नंबर्स की जगह, एक्चुअल वैल्यूज़ की जगह जनरल अल्फ़ाबेट्स में, वेरिएबल्स में दे दिया है कि रेडियस को R, डिस्टेंस को D। तो अगेन लेट, सिमिलर प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बस वैल्यूज़ की जगह R और D यूज़ करिए। लेट AB बी द chord of circle with center O such that OM is perpendicular to AB. अब OM perpendicular है AB के, therefore AM is equals to BM is equals to half of AB since perpendicular drawn from center to a chord bisects the chord. Now what is given? Given here that radius which is OA equals to OB equals to R and OM which is the perpendicular distance is D. Now again taking any of the one triangle, किसी एक भी triangle को ले लें हम। So in right triangle OMB we know h square is equals to p square plus b square by Pythagoras theorem. So 90 के opposite क्या है हमारे पास, OB which is p square with that is OM, perpendicular क्या है OM and that is MB या BM. OB is R, OM is D and MB is as it is. Now R square is equals to D square plus MB square. So MB square की वैल्यू क्या आ जाएगी, R square minus D square. So MB will be root of R square minus D square. रूट ऑफ R square minus D square। पर ये तो MB आया, हमसे तो कॉर्ड की लेंथ पूछी थी, हैंस जो AB कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, 2 twice ऑफ BM या MB। सो ट्वाइस ऑफ BM विच इज़ अंडर रूट R square minus D square। यही प्रूव करना था, सिंपल है। प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली, बस इस बार हमें क्या दिया था, वैल्यूज़ की जगह वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ सर्कल if the distance of the chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then can we conclude that CD is equals to twice of AB? Give reason for your answer। पहले क्वेश्चन समझेंगे। इन अ सर्कल, एक सर्कल है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस, एक कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस ट्वाइस है देन द अनदर कॉर्ड CD, मतलब जितना भी CD का डिस्टेंस होगा, अगर CD का डिस्टेंस D है सेंटर से तो इसका ट्वाइस है यानी 2D है। कैन वी कंक्लूड, अब क्योंकि CD का डिस्टेंस जितना भी था AB का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CD की लेंथ यानी जो CD है दैट इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ AB। तो ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, ध्यान से देखेंगे, मैंने एक थ्योरम आपको एक्सप्लेन करी थी इंट्रोडक्शन में कि अगर हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं एंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज़ ग्रेटर देन दिस, अगर किसी कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती है तो उसका परपेंडिकुलर से डिस्टेंस स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस कॉर्ड की जो लेंथ है CD वो बड़ी है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इससे स्मॉलर। पर ये बात हम प्रूव कैसे करेंगे, गिव रीज़न कैसे देंगे, तो इसे रीज़न के साथ बताना है। तो ध्यान से देखेंगे इसे रीज़न के साथ कैसे प्रूव करेंगे। अगर कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉलर है तो उसकी लेंथ बड़ी होगी, अगर कॉर्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी लेंथ छोटी होगी, ये तो हमें पता है। सो ये बात क्लियर है कि कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से अगर वो स्मॉलर होता है तो उसकी लेंथ बड़ी होती है, और अगर कॉर्ड का डिस्टेंस बड़ा होता है तो लेंथ स्मॉलर। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है 100%। बट क्या वो भी सेम रिलेशन फॉलो करेगा जो डिस्टेंस फॉलो कर रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो लेंथ भी ट्वाइस होगी, ये नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है कि अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस है तो कॉर्ड की लेंथ भी ट्वाइस ही होगी। नो, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। नाउ वाई इट इज़ नॉट ट्रू, तो वो देखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट conclude that CD is equals to twice of A, and the reason is
द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ जो है वो एक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। क्या? कि किसी भी कॉर्ड की लेंथ है, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज ट्वाइस द अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सिर्फ डिस्टेंस पे ही मैटर नहीं करती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कॉर्ड की लेंथ, अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट है। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि जो हम कह दें कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में ये होता है कि अगर टू थिंग्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जो चेंज एक क्वांटिटी में आएगा, सेम चेंज अदर क्वांटिटी में आता है कि अगर ये ट्वाइस हो गया तो वो भी ट्वाइस हो गया। लेकिन ये तो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, इसमें तो रेडियस भी इन्वॉल्व है और अंडर रूट भी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि जो चेंज डिस्टेंस में आएगा वही कॉर्ड की लेंथ में आएगा। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे। लेट डिस्टेंस को हमने डी माना है ना, तो लेट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर बी डी। हमने कहा सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, डी। देन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर इज 2d, ट्वाइस था तो ये 2d हो गया। अब अगर हम कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो 2 अंडर रूट सी डी के लिए तो डिस्टेंस दिया तो यही हो जाएगी सी डी के लिए। तो सी डी के लिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेम ध्यान से देखेंगे, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस यही है डी। अब ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएं तो आर स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, डी की प्लेस पर डिस्टेंस क्या है, टू ए बी कॉर्ड का 2d, सो 2d का स्क्वायर विच इज़ 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ए बी और सी डी जो है ये इक्वल हैं, दोनों के राइट्स इक्वल हैं? क्लियरली इक्वल भी नहीं है, और दूसरा ये ट्वाइस भी नहीं है। क्या ये इसका ट्वाइस है? नो, क्लियरली सी डी इज नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ये इसका ट्वाइस नहीं है, ये क्लियरली विजिबल। सो दिस इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज़ नॉट ट्वाइस ऑफ दिस। सो नाउ आप इसमें कोई एग्जांपल भी ले सकते थे, आप इसकी वैल्यूज़ भी लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे 2 लिया है तो ये 2 2 4 ले लें, तो उसको सॉल्व भी करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा। मैं एक करके दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिस्टेंस डी जो है रेडियस 5 मान लिया, रेडियस तो सेम ही होगा, सेम सर्कल भी, डिस्टेंस को मैंने यहाँ मान लो 2 सेंटीमीटर मान लिया और यहाँ इसका ट्वाइस यानी कितना 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूंगी तो 2 अंडर रूट रेडियस कितना है 5। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, इफ़ रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सी डी की वैल्यू निकाली विच इज़ 2 अंडर रूट 25 माइनस 4 विच इज़ 2 अंडर रूट 21। ये तो आ गया सी डी। अब बात करते हैं ए बी की। सो ए बी का फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट आर, आर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2d। 2d कितना था, अगर d 2 है तो 2d कितना होगा, 2 2 4, अगेन 25 माइनस 16 विच इज़ 2 अंडर रूट 9 विच इज़ 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो क्या ए बी और सी डी ट्वाइस है ए बी का? नो, सो वी कैन क्लियरली से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज exercise 5.6. so what is given in this exercise? Question number 1, in a circle with center O, okay, एक सर्कल है with center O, the central angle AOB is 60 डिग्री, यानी एक कॉर्ड है AB जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60। if the radius of the circle is 12, okay, रेडियस हमें गिवन है, यानी हमें रेडियस मीन्स OA इक्वल्स टू OB ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB? तो हमें टू प्रूफ में यानी क्या फाइंड करना है, AB की लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? तो सिंपल है इसका प्रूफ। क्यों प्रूफ सिंपल है? क्योंकि ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर हम ध्यान से देखें इन ट्राइंगल ओ ए बी, वाई एम सेइंग इट इज इक्विलेटरल, देखिए दिस इज इक्वल्स टू दिस, वाई बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब अगर ये रेडियस है सेम सर्कल के तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ध्यान से देखें, हमने ट्राइंगल का नेम दिया है ओ ए बी। इस ट्राइंगल में इफ़ वी से हेयर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए ओ बी की इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल है। अब अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, बाय एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास इक्वल होंगे, तो हमने कहा ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, और हमने इसे कितना मान लिया, एक्स डिग्री। अभी देखते हैं ये इक्विलेटरल कैसे है। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें पता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स मीन्स 60 प्लस एक्स विल बी 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स इज 2x, 60 विल गो टू अदर साइड। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 120, सो x इज इक्वल्स टू 120 बाई 2 विच इज 60 डिग्री। नाउ x इज ऑल्सो 60 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए
बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कैसा ट्राइंगल है, ओ ए बी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, साथ साथ साइड्स भी इक्वल होती हैं। हैंस क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हैंस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, यानी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। देयरफॉर तो ए बी भी कितनी होगी, जितनी ओ ए और ओ बी है वो तो ऑलरेडी हमें कितनी गिवन थी, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So let's understand this question first of all. Let A and B any two points on a circle with center O. हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, ठीक है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड A and B आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर. नाउ आर देयर एनी पॉइंट्स x एंड y ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल AXB इज डिफरेंट फ्रॉम AYB. इसने कहा जैसे कि AB हमारी जो आर्क है इसी पे दोनों की सेम साइड की बात करें, यानी यहाँ पर सेम साइड ऑफ ए बी के ही सेम साइड पे, यानी इस सेम साइड पे अगर ये एक एक्स है ये है वाई, तो एक्स और वाई 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पर एक्स और वाई भी हैं. दैट एंगल ए एक्स बी इज़ डिफरेंट. पहले तो एंगल बनाते हैं ए एक्स बी एंड दैट इज़ ए वाई बी. तो ये तो अगर हम ध्यान से देखें एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, और एंगल इन सेम सेगमेंट तो इक्वल होते हैं. ए बी ही सेगमेंट बना रही है ए एक्स बी और ए बी ही सेगमेंट बना रही है ए वाई बी, तो ये तो क्या होंगे हमेशा इक्वल. बट ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये एंगल डिफरेंट होंगे, डिफरेंट तो नहीं होंगे, ये तो इक्वल होंगे, क्योंकि हम तो थ्योरम पढ़ चुके हैं दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल. सो क्या होगा, यस होगा ये क्वेश्चन, नो. अब हम इसका रीज़न भी देंगे. द रीज़न इज वाई वी सेड नो, वाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट इज नो. ध्यान से देखें, दे आर सेइंग कि एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी, बट वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड. तो हमने कहा इफ एक्स एंड वाई लाइक सेम साइड का मतलब एक्स भी अगर अपर डायरेक्शन में है तो वाई भी अपर डायरेक्शन में है. सेम साइड का मतलब रॉन्ग नहीं लेना. सेम साइड का मतलब अगर एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वाई भी अपवर्ड है, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर एक्स अपवर्ड है यानी एक्स यहाँ है तो वाई यहाँ है डाउनवर्ड, ठीक है. तो इफ एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ कॉर्ड ए बी देन दे लाई ऑन द सेम आर्क, दे लाई ऑन द सेम आर्क ए बी. Angles subtended by the same chord in same segment, ये मैं थ्योरम लिख रही हूँ. तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर सेम साइड पर एक कॉर्ड सबटेंड करेगी तो इक्वल होगी. देयरफॉर एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू एंगल ए वाई बी. तो सो देयर आर नो सच पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन द सेम साइड of AB for which angles are different. तो सेम साइड पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक्स और वाई के अलावा भी या ऐसे भी कोई पॉइंट्स, अगर हम सेम साइड पर कितने भी पॉइंट्स ले लें तो ए और बी जो है ए बी कॉर्ड उस एंगल सेम ही सबटेंड करेगी, क्योंकि थ्योरम है सेम साइड पर एंगल सेम ही सबटेंड होंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गिव रीजन इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड. ऑपोजिट है बिल्कुल. कि इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी. अब बात ये है ए एक्स बी और ए वाई बी अगर हमारे पास इक्वल हैं तो क्या ये श्योर है हम इस बारे में कि एक्स और वाई लाई ऑन द सेम साइड. अब ये ज़रूरी नहीं है, कई बार ऑपोजिट एंगल भी ऑपोजिट साइड पर भी अगर एक्स और वाई लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल इक्वल हो सकते हैं. ऑपोजिट इज़ नॉट ट्रू. हमने इस थ्योरम का कन्वर्स नहीं पढ़ा है. हमने ये कहा है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, पर हमने अभी तक कोई ऐसा थ्योरम नहीं है उसका कन्वर्स रीड किया कि अगर एंगल इक्वल है तो दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट. सो इट इज़ नॉट, द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. सो नो, हमेशा ट्रू नहीं है ये. मे बी समटाइम इट इज़ ट्रू बट नॉट ऑलवेज. नो, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा ट्रू नहीं है. मे बी समटाइम्स इट इज़ ट्रू. अब रीज़न क्या है कि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. इक्वल एंगल्स कैन ऑल्सो बी subtended by the same chord AB at points on opposite arc. अब देखो ये इसका सबसे इजी एग्जांपल है ये. अब अगर मैं एक सर्कल लूँ तो डायामीटर भी तो एक क्या होती है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. अब अगर हम डायामीटर की बात करें तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री.
तो एंगल इन अ सेमी सर्कल यहाँ भी क्या होता है 90 डिग्री. इन दिस केस एंगल्स तो इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री. तो हेयर एंगल ए एक्स बी एंड एंगल ए वाई बी आर इक्वल, बट देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम. क्या एक्स और वाई सेम साइड पर लाई कर रहे हैं? नहीं. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इन सम केसेज दिस कंडीशन कैन बी ट्रू बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. तो सो इवन वो अगर ऑपोजिट पॉइंट्स पे भी हैं तब भी एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी हो सकता है, पर अगर वो सेम साइड पर है तो एंगल इक्वल होंगे. दैट इज ऑलवेज गारंटीड. सो एक्स एंड वाई नीड नॉट लाई ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज if ax b equals to ay b and x and y do not lie on the circle, does the circle through a b x also pass through y? बिल्कुल, जैसे अभी ऊपर के एग्जाम्पल में थी हमने देखा है कि ax b is equals to ay b. करेक्ट है. x and y not lie on the same circle, not lie on the same side of the circle, do not lie on the circle. अच्छा, x and y do not lie on the circle, does the circle through a b x also pass through y? तो ये कह रहे हैं कि अगर x और y एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी जो है वो इक्वल हैं एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन सर्कल. अच्छा, एक्स और वाई सर्कल पे लाई नहीं करती, डज द सर्कल पास थ्रू? तो देखो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स और वाई सर्कल पे लाई नहीं करती, क्योंकि एक्स और वाई से सर्कल ज़रूर पास होगा. एक्स और वाई से सर्कल ज़रूर पास होगा. तो ये तो बात नहीं हो सकती दैट एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन सर्कल. एक्स और वाई लाई करेंगे ही करेंगे सर्कल पे, तो सर्कल विल पास थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स. सो इन दिस केस येस, आंसर इज येस कि सर्कल विल पास थ्रू. द reason is if angle AXB is equals to angle AYB, तो ये AB जो है then line segment AB subtend equal angles at x and y. x और y पे equal angle subtend कर रही है. और by the converse of, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, by the converse of concyclicity, 4 पॉइंट्स कंसाइक्लिक हमने पढ़े थे ना कि 4 के 4 पॉइंट्स लाई करेंगे सर्कल पे. कंसाइक्लिसिटी की कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट, ध्यान से समझेंगे, इफ़ अ लाइन सेगमेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 पॉइंट्स ऑन सेम साइड देन 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक. अगर एक लाइन सेगमेंट सेम पॉइंट्स एक्स और वाई पे 2 एंगल बनाती है इक्वल, वो 4 के 4 कैसे होंगे? कंसाइक्लिक. मतलब वो 4 के 4 पॉइंट्स कहाँ होंगे? सर्कल पे. हैंस ए बी एक्स एंड वाई लाई ऑन सेम सर्कल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल हैं तो एक्स और वाई जो हैं वो सर्कल पे ना लाई करें. पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. सो ये कन्फर्म है दैट ए बी एक्स वाई दे ऑल लाई ऑन द सेम सर्कल. नाउ फाइंड एक्स इन द गिवन फिगर. पहले तो मुझे बताइए क्वाड्रिलेटरल कैसा है. ऑल द 4 पॉइंट्स एस ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन सेम सर्कल. के सारे सेम सर्कल पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और हमें एंगल ए डी सी क्या दिया है? गिवन एंगल ए डी सी कितना दिया है? 100 डिग्री. अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो वी कैन से देयरफॉर एंगल ए बी सी और ए डी सी इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. वाई? ऑपोजिट एंगल्स सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं. अब ए बी सी की वैल्यू क्या है? एक्स ए डी सी की प्लेस पे क्या है? 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 विच इज़ 80 डिग्री. सो द सॉल्यूशन इज सिंपल. हैंस वी हैव completed the whole exercise. So in the next video we'll be doing the next chapter, that is perimeter and area.